inspiring episode of Town Post Podcast Masterminds. मैं हूँ ओलिविया विश्वास और आज हमारे साथ झारखंड के एक ऐसे मास्टरमाइंड जुड़े हैं जिन्होंने लोकल से ग्लोबल तक का सफर तय किया है। झारखंड के छोटे से शहर हजारीबाग से निकलकर केन्स, टोरंटो और दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल तक अपनी पहचान बनाने वाले फिल्म मेकर, राइटर, जर्नलिस्ट और स्टोरी टेलर विकास रंजन मिश्रा ने ये कर दिखाया है। जियो सिनेमा जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खड़ा करने से लेकर चौरंगा, नाच गणेश और बयान जैसी पावरफुल और सोशली रेलेवेंट फिल्म्स बनाने तक का जो उनका सफर है, जर्नी है, तपस्या है, वो आज हम इस एपिसोड में उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। सो विकास सर, अ वार्म वेलकम टू टाउन पोस्ट मास्टरमाइंड्स। थैंक यू ओलिविया, मुझे बुलाने के लिए। श्योर सर, एंड आप जमशेदपुर से हैं, मैं भी जमशेदपुर से हूँ। So we are from the same land and I warmly welcome you and I hope we have a great time talking and knowing about your life, your journey and your experience as a mass communication student, as a filmmaker and as a person you are. So सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हजारीबाग जैसे छोटे से शहर से आपने अपनी जर्नी शुरू की, जहां आपने काफी कम उम्र में लोकल न्यूज़पेपर हजारीबाग टाइम्स के लिए लिखना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि स्मॉल टाउन जर्नलिज्म में आपने जो लोगों के साथ आपने बातचीत की, उनकी कहानियां जानी, उनसे एक संपर्क बनाया, वो आज आपके फिल्म मेकिंग की सबसे बड़ी ताकत बनी है? बिल्कुल। मुझे जब मैं नया नया यहाँ पे आया था तो पहले काफी ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता था कि आप छोटे शहर से हो। मैं तो छोटे शहर का भी नहीं, हमारा गांव भी है पास में, तो मैं प्रैक्टिकली गांव से हूँ। लेकिन क्या होता है कि जीवन में शायद कभी कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलने से आपको समझ में आती है ये चीज कि जिसे आप अपनी शायद कमजोरी समझते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मुझे भी ये बात धीरे धीरे समझ में आई कि यहाँ हजारों लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे फिल्म बनाने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे पास जो चीज है, जिस देश समाज का एक अनुभव है, जिसको मैंने पास से देखा है, ये शायद मेरे पास ही है, मेरे अलावा किसी और के पास नहीं। क्योंकि हर कोई अपनी जीवन की एक समझ लेकर आए हैं, एक सोसाइटी उन्होंने अपने नजरिए से देखा है। तो मेरे पास अगर कोई पूंजी है तो ये जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो जीवन मैंने जिया है, यही सबसे बड़ी दौलत है मेरे पास। Even the fact that it's a small town, you only get to know when you come out of it. आप जहाँ भी रहते हो, that's your world. Yes. So there is a term here. People call it B-town. B-town, yes. Polytown. No, there are A towns, probably Bombay, Delhi, or the big cities. They are like A and B town. So there, कई बार ऐसा होता है because people are looking for B-town stories. कई सारे ऐसे होते हैं कि नहीं, डू यू हैव एनी बी टाउन स्टोरीज, यू आर फ्रॉम अ बी टाउन। मैंने कहता हूँ कि बी टाउन का कोई एग्जांपल बताओ, तो बी टाउन इज लाइक भोपाल, जयपुर, दीज आर बी टाउन। तो मैं बोलता हूँ यार, मेरा हजारीबाग तो ABCD पूरा अल्फाबेट के बाहर है, इट्स आउट जेड टाउन। अगर भोपाल एंड चंडीगढ़ एंड दिल्ली दीज आर बी टाउन्स, तो मैं जहाँ पे रहता हूँ मुंबई में, जिस मोहल्ले में कह लीजिए वर्सोवा रोड, इतना बड़ा होगा शायद हजारीबाग, लेकिन छोटे शहर की एक बात होती है। जैसे जमशेदपुर भी, आई फील लाइक आई फील वेरी वार्मली अबाउट द सिटी। आई डोंट हैव अ होम देयर, आई डोंट हैव अ प्लेस टू रिटर्न टू इन दैट सेंस, बट आई फील दैट आई बिलोंग टू जमशेदपुर एज वेल। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे आती है? क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं जहाँ पे द सिटी दैट प्लेड सम रोल इन मेकिंग हु यू आर, not in terms of your achievements or any other sense, making the person that you are. So I met some wonderful people in that city. They shaped me as an individual, as a professional also. Anil sir is definitely one of them. One of them, yes. So I was talking about Amitabh Ghosh, जो जमशेदपुर में फिल्म सोसाइटी चलाते हैं, सेलुलाइट चैप्टर। Yes. तो हमारी सिनेमा की समझ तो वहीं डेवलप हुई। कॉलेज तो ठीक है, एक जगह थी जहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हुई, बट हमने जो फिल्में देखी, बहुत सारे ऐसे महान फिल्म मेकर्स
मतलब जिनसे मिलना भी लाइक आई कंसिडर देम एन अचीवमेंट लाइक ऑफ ऑल द पीपल आई वी ऑल हैड अ सेशन विद मृणाल सेन Oh, like Amitabh Ghosh he brought Rituparno Ghosh to our lovely. One of my favorites. One of my that favorites. was class. So this was all, you know, even more wonderful in retrospect because I don't know. It's all. तो एक छोटे शहर पे ये चीज होती है कि आई गेस शायद वो टाइम भी अलग था. अभी अभी घर पे किसी ने घंटी बजाई तो मेरे पूरे दिमाग में वो एल्गोरिदम चल रहा है. Who is expected now? Because Yes. nobody, you know, reaches you without an appointment. A simple thing. Even your closest of the friends, they will Yes. suddenly आके घंटी नहीं बजाएगा कोई. नहीं बजाएंगे. आप कॉल करोगे, आप टेक्स्ट करोगे, बोलोगे घर Text. पे है, क्या कर रहे हो. Yes. हाँ, तो बट एक जीवन का रिदम जो है वो बदल गया है. बट जैसे जमशेदपुर में एक बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, वहां भी कलकत्ता में रहते हैं, विद्यार्थी चैटर्जी. ओके. हाँ, अभी भी वो लिखते हैं. अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले उनका आर्टिकल देखा मैंने, फ्रंट लाइन में छपा है सिनेमा के बारे में. उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जो उन्होंने मुझे भेजी. तो अभी जमशेदपुर में जैसे आप शाम को पिक्चर की स्क्रीनिंग हो रही है, सेंटर फॉर एक्सेलेंस सेलुलाइट चैप्टर की. एक्सेलेंट. यस. हाँ, तो पिक्चर देखने गए और आपको फिल्म देख के आपका दिमाग पूरा घूम गया कि ये क्या पिक्चर थी. बिकॉज आप ज्यादातर वो फिल्में देखकर बड़े होते हो जो आप टीवी पे आ रही हैं या आपके घर के पास सिनेमाघर में चल रही है. लेकिन अचानक मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि एक फिल्म देखी वहां पे पहली बार, जिस फिल्म का नाम है डिस्क्रीट चामो बूर्जुआजी. ओके. इंटरेस्टिंग नेम. या. स्पेनिश फ्रेंच डायरेक्टर है लुई बुनुएल, जिनसे लाइक एक समय मैं अभी भी काफी प्रभावित हुई. वन ऑफ द लाइक मास्टर्स ऑफ सिनेमा. तो ये फिल्म देखी, उसके बाद ना फिल्म कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन फिल्म का एक इतना गहरा एक असर हुआ कि मैं सारी रात सोचता रहा कि ये क्या थी. इट्स लाइक जो भी कन्वेंशनल लॉजिक होता है पिक्चर बनाने का या जो तरीका होता है, सबके खिलाफ है. पिक्चर में कुछ ना गाने होते, ये सारी तो बेसिक चीजें आप छोड़ ही दो. बट क्या हो रहा था, बट जो भी हो रहा था वो बहुत ही इंचांटिंग था. मैं सारी रात सोचता रहा इसके बारे में. वो बिल्कुल परेशान हो गया. तो सेंटर फॉर एक्सलेंस के बाद ऐसे जुबली बाग चलवल के आप जाते थे, वो सोनारी में रहते थे विद्यार्थी था. उनके घर पहुंच गया, उन्हें बोला कि सर ये पिक्चर देखी, दादा ये पिक्चर देखी डिस्क्रीट चामो बूर्जुआजी. वो हंसने लगे. हाँ, उसके बाद वो झालमुड़ी खिलाए और फिर बताने लगे ये तो सररियलिस्ट फिल्म. ये क्या होता है सररियलिस्ट? तो ये टाइम था कि लोग एक्सेसिबल थे, लोग बहुत जेनरस भी थे. हाँ, अनिल सर से कितनी बार बैठ के कहा, एक कितनी सारी बातें की हमने सिनेमा के बारे में, संगीत के बारे में. मुझे याद है आखिरी बार में जब कॉलेज जमशेदपुर छोड़कर दिल्ली जा रहा था, वहां से तो कहीं साक्षी में ही वो गोलचक्कर के आसपास ही कहीं उनसे बातचीत हुई. उस गाने में उन्होंने जिक्र किया बॉब डिलन के गाने का. हाँ, हाउ मेनी यू नो रोड्स. ये तो अभी ये छोटी छोटी चीजें ना एक पता नहीं 20-21 साल के लड़के के जीवन में ये सबका बिल्कुल एक अमिट छाप छोड़ सकती है कि आप उसके बाद आप सडनली हो गए. और अभी हम जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दुनिया में शायद एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल चीज नहीं है. या बॉब डिलन अभी आपको कोई बताए, आप तुरंत शायद एआई सारी हिस्ट्री बता दे, आप सारे गाने निकाल के सुन लो ऑनलाइन. बट उस टाइम सब कुछ बड़ा मुश्किल था. एक फिल्म जिसका जिक्र विद्यार्थी था बार बार करते थे जी. मैं जमशेदपुर से दिल्ली चला गया. दिल्ली में बड़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज थी. कॉलेज में मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वहां भी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी. बट वो फिल्म कहीं नहीं मिली. जब मैं बॉम्बे आया तो यहाँ पे एक वीडियो लाइब्रेरी में मुझे वो फिल्म दिख गई. वो फिल्म थी ईवी नेंजेल की पिक्चर थी, क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स. तो पहली बार जब मैंने वो फिल्म देखी ना, जब विद्यार्थी दास सुनी होगी, उसके कोई 7-8 साल के बाद मुझे वो डीवीडी दिख गई. यहाँ पे बांद्रा में एक लाइब्रेरी थी वहां पे, और मैं पूरे रास्ते भागा आया कि ये फिल्म हाथ लग गई है. पता नहीं विद्यार्थी दास हमेशा नाम लेते रहते थे, इसका क्या होगा इस फिल्म.
Yes. तो बहुत सारी यादें हैं इन शहरों की। हजारीबाग की भी, ये हजारीबाग फिल्म सोसाइटी नहीं थी वहां पे, बिल्कुल। और बट मैं सिंस अखबार में लिखने लगा था 10वीं 11वीं से ही, तो वहाँ के बड़े बुजुर्ग जो भी सारे पत्रकार साहित्यकार थे उनकी मंडली जमती थी, उसमें मुझे जगह मिल गई किसी तरह से, कि सब लोग मुझे बच्चा समझ के ही, बट वो साथ बैठ के मैं चाय वाय पीता था, तो ऐसी ज्यादा बोलता नहीं था, मैं सुनता था, क्योंकि सब के पास बहुत सारी बातें होती थी बोलने के लिए। हाँ, मैं सुनता रहता था सबको। तो काफी ये तो है कि इन शहरों का काफी। तो सर कभी ऐसा हुआ है, जैसे मैं भी बॉम्बे या दिल्ली में जब गई हूँ, I have done theaters when I was 16 years old with Mughal Azam at NCPA Mumbai. So I was the only one who got selected from Jharkhand. So मैं वहाँ गई, and when I say that I'm from Jharkhand or I'm from Jamshedpur, people don't recognize you. कौन सा शहर, कहाँ पे है ये? तब मुझे बोलना पड़ता है धोनी, रांची, ठीक है, एंड तब जाके पीपल कनेक्ट कि ओके, और यू से प्रियंका चोपड़ा, और यू से आर माधवन, एंड नाउ वी हैव इन आवर लिस्ट दैट्स विकास रंजन मिश्रा हु बिलोंग्स फ्रॉम झारखंड, एंड नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये होता है यहाँ पे। जनरली इट्स, मुझे लगता है कि बम्बई के लोगों का सेंस ऑफ ज्योग्राफी थोड़ा गड़बड़ है। यस यस मैं डेफिनेटली। कहता हूँ हजारीबाग, तो उनको लगता है ये लखनऊ के पास है ना। लखनऊ के पास है। यूपी यस बिहार ये एक ही है उनके लिए। यस, यूपी बिहार एक, स्टिल नॉट अ डिफरेंट स्टेट फॉर देम। और झारखंड और छत्तीसगढ़ भी एक है, वो उनको समझ में नहीं आता ये Yes. क्या है। Yes. So it was really nice to know, and I think जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, वो खुद को बहुत ही अनलकी फील करते हैं कि अरे मैं बड़े शहर से नहीं हूँ, मैं बाहर जाके क्या करूंगा, बट आई थिंक your story will help them learn, and it's just like a spring inside a box, and when you move out it's always a blast you do there. So my second question to you sir will be that filmmaker बनने से पहले आप डियर सिनेमा जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद आपने खड़ा किया, सालों तक उसे चलाया भी, जब रिसोर्सेज कम पड़ी शायद वो प्लेटफॉर्म आपको बंद भी करनी पड़ी, इफ आई एम राइट। सो सर, ये जो एक बैकड्रॉप था, ये जो एक पुल बैक था, मैं चाहूंगी कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं दैट हाउ डिड यू ओवरकम दिस सिचुएशन एंड हाउ डिड यू कम बैक एज व्हाट यू आर टुडे। डियर सिनेमा मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में शुरू किया था, कि जब मैं यहाँ पे नया नया आया बम्बई में, तो एक जॉब के साथ आया। वो जॉब था एक टेलीविजन चैनल में, मैं कॉरेस्पॉन्डेंट और प्रोड्यूसर था। मैं एक शो प्रोड्यूस करता था जिसका फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो डियर सिनेमा स्टार्ट करने के पीछे था कि मैं उस दुनिया से कनेक्टेड रहूं, तो यही मेरी लाइफ थी। मैं दिन भर काम करता था ऑफिस में, तो शाम को तब एक ऐसे पायरेट हमारे ऑफिस में आते थे, पायरेटेड डीवीडी लेकर के। उनके पास दुनिया भर की सारी डीवीडीज होती थी, तो उनसे एक फिल्में मैं लेता था और फिल्म देख के उसके बारे में लिखता था। बट यही करते करते धीरे धीरे वो काफी बड़ा हो गया, हमने इंडिपेंडेंट सिनेमा के बारे में लिखना शुरू किया, फिर बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते चले गए, और वो काफी एक रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म बन गया। ये लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो कुछ मैंने बनाया था वो एक बिजनेस भी था, लेकिन मेरे अंदर शायद वो बिजनेस वाला साइड था नहीं। मैंने ना उसको उस तरीके से स्ट्रक्चर किया था। बाद में बहुत सारे मुझे ऐसे अक्वायर करना भी चाहते थे बहुत सारे लोग, लेकिन कहीं एक उम्र का आइडियलिज्म था कि ये अगर रहेगा तो इसी फॉर्म में चलेगा, जहां पे हम, क्योंकि आप फिल्म वेबसाइट से कैसे पैसे कमा सकते हो, तो आप फिल्मों के बारे में पेड रिव्यूज लिखने लगोगे, मतलब ये सब नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं अभी भी ये कहता हूँ खुद से कि मैं फिल्म मेकर तो हूँ, जिसका काम है कहानी कहना, बट मैंने शुरुआत की है एज ए जर्नलिस्ट। तो मेरे लिए ये आइडिया कि आप पेड पैसे लेके कुछ लिख दो किसी के बारे में, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये करूंगा तो मैं शायद अपने बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज अच्छा, कर रहा होऊंगा। तो फिल्म बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी ये कोइंसिडेंटली दोनों चीजें साथ साथ हुई कि मेरी पहली फिल्म बनकर तैयार हुई और उसी दौरान मुझे डियर सिनेमा बंद करना पड़ा। लेकिन ये था कि वो टाइम इतना मुश्किल था ना, कि फिल्म बनाने में बहुत टाइम लगा, और आप जब यू आर पेड अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ यस वर्क, बट वो काम अगर
वही काम स्ट्रेच होके 1 साल का काम 3 साल हो जाए, तो देन आपको अपनी पूरी लाइफ उसके अराउंड रीथिंक करनी पड़ती है। बॉम्बे बड़ा मुश्किल शहर है इन सब मामले में। तो एक समय पे वो जहाज में जैसे अनाउंसमेंट करते हैं ना, बिफोर ट्राइंग टू हेल्प एनीबडी हेल्प योरसेल्फ, कि खुद अपना ऑक्सीजन मास्क यस, किसी और मास्क लो पहले। तो मैं कर रहा था कि मैं अभी सिनेमा और इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट लाइक प्योर आई वेंट इनटू सर्वाइवल मोड, बट मुझे आई हैव टू जस्ट स्टे अफ्लोट इन दिस सिटी टू बी एबल टू डू एनीथिंग, टू बी एबल टू सर्वाइव। उसके बाद वही टाइम था, डियर सिनेमा बंद भी हो गया ऑफकोर्स, जिसका अभी तक मुझे अफसोस है, अभी तक मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि इसको रिवाइव कैसे करें। हाँ कि कुछ तो करे, बट थोड़ी समझ ये डेवलप हुई है कि हाँ मैं आई गॉट द कंटेंट द कम्युनिटी पार्ट राइट, बट मे बी ये एक शायद उम्र का भी एहसास है कि दुनिया में हर चीज के पीछे, कल्चर के पीछे एक इकोनॉमिक लॉजिक भी ऑपरेट करता है, डेफिनेटली। यू हैव टू थिंक यस। अबाउट दैट। बाय इग्नोरिंग दैट आप कोई बहुत ही बुद्धिमानी का काम नहीं कह रहे, नहीं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो फिल्मों के साथ भी है कि आप बोले कि नहीं नहीं मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई बट किसी ने देखी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको दुनिया सिखाती है, और बहुत सारी चीजें आपको आप सीख जाते हो। आप जब एक शहर में रहते हो जहाँ पे दोनों चीजें चलती है, एक तरफ यहाँ ये दुनिया का इंडिया का बिजनेस कैपिटल भी है, और ये हिंदी सिनेमा का भी कैपिटल है, तो कैपिटल। आप एक दूसरे से बच नहीं सकते। ये तो सर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सो आई वांट टू नो अबाउट कि व्हाट इज द पैरेलल सिनेमा एंड द कमर्शियल सिनेमा, एंड व्हाट डू यू प्रेफर एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर। मुझे ना डियर सिनेमा का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला। इसमें से एक बहुत बड़ी हस्ती थी श्याम बेनेगल साहब। डेफिनेटली, हु डजंट नो। यस। तो बिल्कुल शुरू में जब उनकी पिक्चर आ रही थी वेलकम टू सज्जनपुर, वो एक बड़े कॉर्पोरेट यूटीवी का नया बैनर भी शुरू हुआ था, स्पॉट बॉय, तो तब मैंने बैठ के उनसे घंटों बात की। और जो चीज मुझे समझ में आती है कि आप पैरेलल सिनेमा कहो, आप कमर्शियल सिनेमा कहो, सिनेमा बनती है ऑडियंस के लिए। आप कोई भी सिनेमा इसके लिए नहीं बनाता, फिल्में इसके लिए नहीं बनाता कि आप बना के इसको आर्काइव में ले जाके रखें। जब तक सिनेमा लोग देखेंगे नहीं, तब तक वो सिनेमा का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे लोग देखते हैं सिनेमा को, टिकट खरीद के देखने आते हैं, तो जो सिनेमा का बिजनेस पार्ट है वो खड़ा हो जाता है। कि आप लोग आएंगे, वो टिकट के पैसे देंगे, तो ऑटोमेटिकली देयर इज इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी। तो सिनेमा जो है ना, वो ऐसा कोई प्योर आर्ट फॉर्म, पता नहीं ऐसा कोई प्योर आर्ट फॉर द आर्ट सेक एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बट सिनेमा इन दैट सेंस इज अ कमर्शियल आर्ट। आप रही बात कि आप फेस्टिवल्स में जाना चाहते हो, या ऐसे बहुत सारे होते हैं जहाँ पे ना आप फ्री स्क्रीनिंग होती है, तो मुझे लगता है कि ये जो टर्म था पैरेलल सिनेमा, वो एक जमाने का टर्म था, एक इकोनॉमी का टर्म था, वो टाइम था सोशलिज्म का अपने देश में, कि जब आपको सरकार पैसे देती थी सिनेमा बनाने के लिए, और उस पैसे से आप बनाते थे फिल्में, और वो सरकारी चैनल दूरदर्शन पे जाती थी जो सारा देश देखता था। तो ये एक यस। पूरा इसके पीछे इकोनॉमिक साइकिल ऑपरेट करता था। साइकिल था। हाँ एक मोटिव था, एक साइकिल था। हाँ, यस। तो ऐसा नहीं था कि पैरेलल सिनेमा का कोई एक उसके पीछे इकोनॉमिक बैकड्रॉप नहीं था। पैरेलल सिनेमा के पीछे एक इकोनॉमिक बैकड्रॉप था, और वो सरकार पैसे लाती कहाँ से थी फिल्म मेकर्स को फिल्म बनाने के लिए, देने के लिए। वो पैसे आते थे क्योंकि सरकार की मोनोपोली थी फिल्म स्टॉक इंपोर्ट करने की। जिन फिल्मों पे शूट करते थे, यस। सारी फिल्में जो भी हिंदी फिल्म बनती थी पुराने जमाने में, तो आप रील पे शूट करते थे, तो ये इसको स्टॉक बोलते हैं जिसको हम शूट करते हैं। स्टॉप। वो स्टॉक यस। सिर्फ सरकार की कंपनी एनएफडीसी इंपोर्ट कर सकती थी, और बाकी सारे प्रोड्यूसर सरकार से खरीदते थे। तो इसी यही पैसा सरकार फिल्म मेकर्स को देती थी। तो मतलब बॉलीवुड के प्रोड्यूसर से पैसा स्टॉक के जरिए कलेक्ट करके ये पैसा कल्चरल एक्टिविटी में लगाया जाता था, और एक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था, क्योंकि तब सारा देश दूरदर्शन देखता था।
तो Yes. बड़ी फिल्में, स्टार वाली फिल्में तब शाम को आती थी संडे को, और जो पैरेलल सिनेमा की फिल्में थी वो दोपहर को आती थी। तो ये ऐसा नहीं था कि वो एक सरकार जो है वो दान कर रही है कि नहीं कल्चर के लिए बहुत अच्छा काम। कहीं न कहीं वो फंड रेजिंग जो एक सर्कल था वो चलता था। हाँ, तो यस। अभी जो दौर चल रहा है इंडिपेंडेंट सिनेमा का, ये सब इस बात को लेकर रोते रहते, सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। पर चक्कर ये हो गया है कि जो ये साइकिल था, जो इकोनॉमी थी, जिसके जरिए इंडिपेंडेंट फिल्में फंड होती थी, वो टूट गई है। तो आज के जमाने में हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि अ, ये कैसे हो। तो मैं तो बिल्कुल, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं तो प्रोफेशनल फिल्म मेकर हूँ। दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। आई डोंट वांट टू, ये मेरी हॉबी नहीं है कि मैं साथ में कुछ और भी काम करता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में काम कर लेता हूँ, या फिर पता नहीं मैं कैब चलाता हूँ। मैं जब फुर्सत मिलता है ना, तो जैसे लोग पोइट्री लिखते हैं शाम को मोड़ के, वैसे मैं नहीं। दिस इज माई डे जॉब, दिस इज माई फुल टाइम जॉब। तो अगर कोई भी प्रोड्यूसर मेरी फिल्म में पैसे लगाता है, तो दिस इज पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड इसमें फाइनेंस पार्ट। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मुझे ये सोचना है कि ये फिल्म देखने लोग क्यों आएंगे, और मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी फिल्म देखने आए। तो दो पार्ट है। एक बिल्कुल कहीं तो आर्ट का, पॉलिटिक्स का आपका अपना पार्ट है कि हर कोई हर फिल्म नहीं बना सकता। तो मैं फिल्में बनाऊं अपने मन की, लेकिन फिर फिल्मों के लैंग्वेज में या फिल्मों में कुछ ऐसी चीज भी रहे कि लोग अपने से देखना चाहें, लोग देखने देखने आए। आए। यस। इसलिए नहीं देखे क्योंकि यार मेरे शहर के लड़के ने बनाई है, मेरे गांव के लड़के ने बनाई है, तो हम सपोर्ट में आ जाए। कितने लोग आए। तो ऐसा अभी आप सच कहिए तो कोई पैरेलल सिनेमा, कोई कमर्शियल सिनेमा एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसा हमारे यहाँ का भी एग्जिस्ट भी नहीं करता। आप बताओ ना, जमशेदपुर में कौन सा आर्ट हाउस थिएटर है? एक ही थिएटर है, वही फिल्में लगती हैं हर सिनेमा घर यस। में। यस। हजारीबाग में यस। कौन सा आर्ट हाउस थिएटर है? बम्बई में कौन सा आर्ट हाउस थिएटर है? तो ये भाषा, ये टर्म्स हमने कहीं और कल्चर से उठा लिया है, जिसके हाँ। पीछे एक इकोनॉमिक लॉजिक भी है। हम वहां का लॉजिक नहीं समझ रहे। हम ऐसे बोलते कि नहीं नहीं, ये लोग तो बड़े महान है, ये लोग तो बहुत आर्टिस्टिक वाली फिल्में बनाते हैं, यस। क्योंकि उनके यहाँ पूरी एक पैरेलल इकोनॉमी है उनके उसके अराउंड। हमारे यहाँ नहीं है। तो यही है जो है हमारा। और इसमें ट्रू। भी बड़ी बात वेरी मैं ट्रू। आपको बताता हूँ, जब मैंने चौरंगा बनाई तब इस चीज का मुझे एहसास हुआ। चौरंगा की जो भाषा थी, वो सर्टिफाइड भी है, सेंसर सर्टिफिकेट उसका कोर्टा में। यस। पहली और अकेली फिल्म है जो कोर्टा में सर्टिफाई हुई। इसके लिए हमें झारखंड गवर्नमेंट से स्पेशल लेटर लेना पड़ा, ये बोल के कि टू बिगिन विथ खोरठा लैंग्वेज भी है एक, और दूसरा कि ये फिल्म खोरठा में है। सर्टिफाई कौन करेगा कि ये पिक्चर खोरठा में है? तो अभी ये सब होने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, थिएट्रिकल रिलीज की, तो पिक्चर कोच्चि में रिलीज हो रही है, पिक्चर हैदराबाद में रिलीज हो रही है, पिक्चर झारखंड में नहीं रिलीज हो रही, पिक्चर बिहार में नहीं रिलीज हो रही। क्यों? क्योंकि आपकी आर्ट हाउस फिल्म है ना, तो ये बड़े शहरों में चलती है। तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद में चल जाएंगी। तो मुझे हाथ पैर लिटरली जोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर को कहना पड़ा कि भाई मुझे एक स्क्रीन दे दो कहीं भी। तो रांची में एक थिएटर में मुझे दोपहर 12 बजे का शो मिला, वो भी रिलीज के 2 दिन पहले किसी तरह से। तो अभी ये बड़ी अच्छी बात है कि आप पिक्चर बनाओ, आप बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जाओ, लेकिन किसकी कहानी सुना रहा हूं मैं जिन लोगों। लोगों के बारे में कहानी कहना यस। चाहता हूँ, अगर जिनके वो लोगों तक जीवन ही से, ना पहुंचे। हाँ, वो देख ही ना पाए, तो किस बात का मैं फिल्म मेकर बनाऊं? कि वो फ्रांस के लोग उसको देख ले, और टोरंटो में लोग देख के वाहवाही कर ले, कोरिया में कर ले, और हजारीबाग में लोग ही नहीं देखे, तो फिर क्या मतलब है? क्या मतलब? वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। तो सर आपने चौरंगा की बात की, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट मूवी। कि चौरंगा सिर्फ एक फिल्म ही नहीं थी, बल्कि जैसे आपने कहा कि झारखंड के छोटे नागपुर की जमीन, उसकी बोली, कोठा, और जो कास्ट पावर डायनेमिक्स की एक बहुत गहरी कहानी है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 6 साल लगे शायद सर, इफ आई एम करेक्ट विथ माय इंफॉर्मेशन। एंड लगभग 10 साल हो गए आपको वो मूवी बनाए। सो आई थिंक ये मूवी हमारे मामी में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड भी जीता है। एंड लगभग 10 साल बाद आपको क्या लगता है सर, जो आपने सोशल इश्यूज पे या जो भी उनके कल्चर पे आपने ये स्टोरी को स्क्रिप्ट किया था, एक स्टोरी लाइन बनाई थी, क्या आज की पीढ़ी कनेक्ट कर पाएगी आपके उस मूवी से? कर पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस विषय पे फिल्म बनी थी, उस विषय के बारे में आज ज्यादा बातचीत होती है।
ओके। अभी तो मुझे लगता है कि देश के बाहर ऐसे बहुत बार मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ये बात हो रही है। साथ में ये भी हुआ है कि ओवरऑल एक जागरूकता बढ़ी है। बट मेरा उसमें लोभ ये था, मेरा लालच ये था वो फिल्म बनाने का कि वो मेरे लिए भी एक पर्सनल जर्नी थी, क्योंकि जो चीजें फिल्म का जो वर्ल्ड था वो मेरा गांव था। और ये बड़ी मजेदार बात है कि सब कुछ करने के बाद मैंने तो पहले प्रोड्यूसर को बोला कि नहीं नहीं, मैं तो जाके झारखंड में ही शूट करूंगा। और कई ऐसा होता है ना कि आपके पास एक जगह की याद है, लेकिन आप जब आप सालों बाद वहां लौट कर जाएंगे, वो जगह बदल चुकी है। बदल चुकी होगी। हाँ, तो मेरा गांव बिल्कुल फिल्म की जो दुनिया थी उसके जैसा दिखता ही नहीं, सारी चीजें बदल गई। तो भी बड़ी कोशिश की हम लोगों ने कि झारखंड में कहीं और ढूंढते हैं। तो थीमेटिकली तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि पुरानी पड़ी। अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि कहीं स्क्रीनिंग हुई थी, और यही सुनने में आता है कि फिल्म कोई पुरानी नहीं हुई। और फिल्म का थीम अभी भी काफी रेलेवेंट है जिस विषय पे बात की जा रही है। अच्छी बात ये हुई है शायद कि बहुत सारे फिल्म कहीं तो जात पात के बारे में भी थी। तो जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे फिल्म में, उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी नैरेटिव, अपनी कहानी ओन की है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मेरे बहुत सारे फिल्म मेकर्स इस विषय पे फिल्म बनाए, जिसमें श्याम बेनेगल ही हैं, उनकी अंकुर है। अंकुर। हाँ, तो बनाई, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया उस टाइम पे। लेकिन तब से अभी तक जमाना बिल्कुल बदल चुका है फिल्म मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। फिल्म मेकिंग। हाँ, कि तब क्या था कि लोग थिएटर जाते थे। अभी तो सबसे बड़ी चीज ये कि थैंकफुली वो भी जमशेदपुर के ही हैं, इम्तियाज अली। उनकी पिक्चर यस। थिएटर में अभी चल रही है, और मैं कल देखने गया था, ट्यूसडे को देखने गया था। और ट्यूसडे को भी काफी सारे लोग थिएटर में थे। तो सडनली कुछ हवा बन रही है कि ऐसे वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर टाइप की फिल्म नहीं है, और थीमेटिकली भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसपे हम ज्यादातर फिल्में आजकल बना रहे हैं देशभक्ति और देश को बचाने के ऊपर। हाँ, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई है जो अभी जिस चीज पे सबसे ज्यादा बात हो रही है उससे हटकर है, और धारा के विपरीत भी है। और उसको लेकर काफी चर्चा हुई, तो इससे हम जैसे छोटे और नए फिल्म मेकर्स को, मेरी दाढ़ी मुझे थोड़ी पक गई है लेकिन मैं नया ही हूँ और छोटा ही हूँ, आ, आ, उनको ये थोड़ा कहीं तो मनोबल मिलता है, उनको एक इनकरेजमेंट मिलता है कि आप ऐसी फिल्में भी, और साथ में मुझसे ज्यादा थिएटर चलाने वालों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये थोड़ा बल मिलता है कि छोटी फिल्में भी देखने थिएटर में लोग आ सकते हैं, अगर पिक्चर अच्छी बनी हो तो। नहीं तो थोड़े टाइम पहले ये कहा जा रहा था कि अब तो मिड और स्मॉल बजट की फिल्में सीधे ओटीटी पे आएंगी। ओटीटी को चाहिए नहीं, ओटीटी को बड़ी फिल्में चाहिए। तो फिल्म मेकिंग का जो दौर था, जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी, तो एक एक्साइटमेंट का माहौल था कि इंडिपेंडेंट सिनेमा को लेकर। अभी सब कुछ वो बदल गया है दुनिया। अभी शायद लोग घर से निकलते नहीं, लोग घर पे देख रहे हैं। तो थीमेटिकली तो नहीं बदला, समाज भी नहीं बदला, लेकिन ये इंडस्ट्री बदल गई पहली फिल्म से दूसरी फिल्म आते आते। तो सर ये पहली दूसरी की जब बात हो रही है, सो बयान जो इट्स योर न्यू फिल्म, एंड व्हाई डिड इट टेक अ डेकेड आफ्टर चौरंगा टू अराइव? Like what took you so long and what almost did happen along the way? We want to know that journey as a filmmaker. बहुत सारी चीजें हुई। पहली चीज तो ये हुई कि एक तो एक मैंने पहली फिल्म लिखी थी चौरंगा बनाने के साथ साथ, एक फिल्म लिखी थी जिसको लेकर के इंटरनेशनली मार्केट्स वार्केट्स में भी गया, लोगों को काफी एक्साइटमेंट था। तो क्या होता है ना, जब आप पहली फिल्म आप बिल्कुल जोश में और एक इनोसेंस के साथ करते हो, तो जब आप एक बार ये पूरा चक्कर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, बनाने से लेकर रिलीज तक का, तो थोड़ी आपको समझ भी डेवलप हो जाती है। तो वो फिल्म थी जो थी थीमेटिकली काफी अभी भी दिल के करीब है। मैं सोचता हूँ पता नहीं, बट वो बनानी इम्पॉसिबल थी। वो फिल्म एक गांव के बारे में थी जिसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि वहां पे माइनिंग शुरू होती है। ये यही कहानी थी फिल्म की। बहुत सारे लोगों ने बनाई। अभी आप एक मनोज वाजपेयी की फिल्म थी, देवाशीष मतीजा है कलकत्ता के, उन्होंने एक पिक्चर बनाई ऐसी। तो बनती रहती है इस फिल्म पे, बट मुझे ये फिल्म बनानी थी। बट फिल्म जब चौरंगा रिलीज हुई तो समझ में आई कि ये फिल्म काफी खर्चीला होगा,
क्योंकि मुझे पूरा एक गांव का सेट लगाना पड़ेगा, सेट क्योंकि लगाना है। आखिर में मैं मुझे ना पूरा डायनामाइट से गांव उड़ाना है और बुलडोजर लाने हैं। ये तो काफी प्रोडक्शन हैवी है। तो इस थीम के लिए इतने पैसे नहीं मिलेंगे, ये मुझे खुद ही समझ डेवलप हुई। तो ये फिल्म खुद से ही मैंने बोला कि चलो अभी छोड़ देते, नहीं बना पाएंगे। उसके बाद फिर मुझे दूसरा इंस्टिंक्ट आपका जगता है कि अच्छा कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो। तो मैंने एक कॉमेडी लिखनी शुरू की, रोम कॉम। लोगों ने बताया रोम कॉम लिखो, रोम कॉम बहुत बनती है। तो मैंने बोला ठीक है रोम कॉम लिखते हैं, बट थोड़ा कुछ इसमें भी करामात करते हैं। तो मैंने एक फिल्म लिखनी शुरू की जो स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में थी, कि कॉमेडी कपल नाम है, पिक्चर बन भी गई, जी पे है भी लगी हुई। हाँ, हुमा के भाई नहीं सके है उसमें, और श्वेता बासु प्रसाद है, वो भी जमशेदपुर से उनका कुछ कनेक्शन है। तो फिर मैंने ही वो छोड़ दी, क्योंकि ना एक टाइम के बाद मुझे लगा यार ये क्या बात हुई कि मैं फिल्म इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बन जाएगी, ऐसे नहीं होता। इसी दौरान जब मैं इन सब उहापोह से जूझ रहा था, उसी दौरान एक बड़े प्रोड्यूसर ने मुझे बुला के एक प्रोजेक्ट कि ये लो, मैंने साइन वाइन कर दिया सारा कॉन्ट्रैक्ट, और साइनिंग अमाउंट भी ले लिया, छोटा सा एक टोकन अमाउंट था बट वो ले लिया। उसके बाद फिर शुरू हुई कि नहीं ये फिल्म ऐसे बनेगी। मैंने बोला आपको मतलब ये ऐसी तो बन ही नहीं सकती, आपने जो सब्जेक्ट दिया है एक डॉक्यूमेंट्री का अडेप्टेशन था, ये तो बड़ा सीरियस फिल्म। बोला नहीं इसको कॉमेडी बनानी। अच्छा, दिमाग बहुत लगाया मैंने, फिर बोला कि नहीं इसमें लव स्टोरी भी चाहिए। मैंने बोला अच्छा, फिर गाने भी चाहिए। बोला, यार ये तो लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगा। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं दूसरों के पास आइडियाज हैं, मैं बस ऐसा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आया हूँ कि आप क्लाइंट को आप बताओ क्या कहानी कहनी है, आपको मैं लिख दूंगा, मैं अपनी कहानी कहने आया हूँ। तो इसी दौरान बयान की जो कहानी है वो मुझे मिली। मैं बड़ा परेशान भी था, मतलब ये सारी परेशानी एक होता है ना, कई ऐसी घटनाएं होती है जो आपके एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर देती है। तो ये ऐसी घटना थी कि मैं सोचा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी आता है पैसे लेके, कहता है कि हाँ ये कहानी कहनी, मैं लिखने लगता हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसे लिखो वैसे लिखो, ऐसे करोगे तो चलेगी। उसी टाइम, ये 2017 की बात है, तब बयान जिससे प्रेरित है वो घटना हुई। और तब मैंने सोचा कि यार मैं सब कुछ छोड़ के अब मैं ये पिक्चर बनाने वाला हूँ। मैंने एक साल सब कुछ भी काम नहीं किया, प्योरली अपने सेविंग पे मैं रहने लगा। बोला कि ये लिखूंगा। और उसके बाद मैं सारे प्रोड्यूसर्स के पास गया, सारे बड़े छोटे हर तरह के प्रोड्यूसर्स। काफी एक्साइटमेंट था। फिर मुझे एक अमेरिकन संस्था है फिल्म इंडिपेंडेंट, उसके लोग यहाँ पे आए, उनको कहानी बड़ी पसंद आई, वो मुझे लेके गए। मैं 2 महीने हॉलीवुड में रह के आया, वहां पे एक रेसिडेंसी होती है इस तरह की। तो मुझे लगा बहुत सही है, प्रोड्यूसर भी तब मैं साइन कर चुका था। फिर मैं 2019 नवंबर में वापस लौट के आया कि अगले साल पिक्चर बनाते हैं। वो था 2020। आपको मालूम है 2020 में क्या हुआ? कोविड, द वर्स्ट नाइटमेयर, यस। हाँ, तो 2020 में तो फिर इम्पॉसिबल था बनाना। उसके बाद फिर 2021 तक भी हम लोग ट्राई कर रहे थे कि अच्छा ठीक है, बट अभी थर्ड वेव आने वाला है, क्या आने वाला है, ये सब चलता रहा। फिर ये 2 साल के दौरान पूरा फिल्म इंडस्ट्री बदल गई कि अब तो थिएटर डेड है, कोई नहीं जाता थिएटर। आधे सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हाँ, पे। तो यस। अभी ओटीटी के लिए बनानी है। तो तब भी बहुत एक्साइटमेंट था। ऐसे धीरे धीरे करके ना, मोस्टली आई वुड से कि वो परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस ऐसे बदलते गए कि पहले ओटीटी में बहुत एक्साइटमेंट था, फिर ओटीटी में रेगुलेशंस आए, लोग बहुत डरने लगे कि अच्छे इससे सरकार को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। तो ऐसे से करते करते एक ऐसा टाइम आया कि जब सारे बड़े प्रोड्यूसर्स ने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि इट्स नॉट अ सेफ प्रोजेक्ट, इसमें कुछ चक्कर हो सकता है। तो फिर मेरे पुराने दोस्त हैं काफी, जो प्रोड्यूसर है, वो शुरू से ही इस प्रोजेक्ट में काफी एक्साइटेड थे। लेकिन ये भी था कि ये थोड़ी बड़ी फिल्म थी उनके लिए, तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हें बड़े प्रोड्यूसर मिले उनके साथ कर लो, क्योंकि मतलब मेरे उससे अभी ऊपर की फिल्म है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वापस हम लोग मिले, बोला कि यार चलो पिक्चर बनाते हैं। बड़ी छोटी ये नहीं सवाल उठता, बट फिल्म जो बननी चाहिए वही फिल्म बनाते हैं, कि जिसमें फिल्म के की आत्मा के साथ, उसके एसेंस के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। बाकी ठीक है, जितने पैसे हैं उतने में बना लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। और ऐसे बहुत सारे पैशनेट लोग, अभी आज ही खबर में पढ़ रहा हूँ हर जगह कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स जो ऑस्कर्स देती है,
हमारे एडिटर हैं उनको आज न्योता मिला है, वो एकेडमी के मेंबर बन गए। तो ऐसे बहुत बड़े, ऐसे नहीं कि मेरी फिल्म की वजह से वो बने, उन्होंने तो आरआरआर भी एडिट किया है। यस। तो ऐसे बड़े लोग जिनके जिन जो इस कहानी से रेजोनेट कर पाए, और ऐसे बड़े नए लोग भी जिनमें काफी काबिलियत थी बट उन्हें मौका नहीं मिला था, तो ऐसे नए पुराने लोगों ने मिलके पिक्चर बनाई है। ऑफ कोर्स हुमा भी है पिक्चर में। तो Yes. So, sir, बयां की ही जब बात हो रही है, so when I watched the movie, I had this question in my सीन mind. ऑलरेडी द फिल्म। Yeah, of course, sir. Sir has made us go through the summary and everything. अच्छा। We are sitting here in front of you. Definitely, we will be knowing about it. So, film में आपने एक फीमेल डिटेक्टिव अब्यूज एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन फोकस सिर्फ अब्यूज पर नहीं है बल्कि उसके इंस्टीट्यूशनल साइलेंस पर, जहाँ पे द पावर और द फियर की वजह से जहां लोग चुप रह जाते हैं। सो आपने फीमेल डिटेक्टिव के पर्सपेक्टिव और उसके साइलेंस के थ्रू ये कहानी बताने का फैसला क्यों किया? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? शायद सबसे Behind it. ऑब्वियस तरीका यही था कि कहानी पता नहीं मैं आपको कितना बता सकता हूँ कहानी के बारे में, बट जो कैरेक्टर है हुमा का, वो डिटेक्टिव कहते हैं बट हमारे यहाँ एक ऑफिसर रैंक की होंगी, एक सीबीआई Okay. जैसी संस्था में, ओके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में। वो पहली बार एक छोटे शहर जाते हैं। हम छोटे शहर की बात कहते हैं, वो दिल्ली के रहने वाली हैं, उनके फादर बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, तो काफी एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती हैं। उनको पहली बार एक फील्ड जॉब के लिए भेजा जाता है और वो पहुंचती है राजस्थान के एक छोटे से शहर में। तो इस शहर में कुछ तो एक बड़े कल्ट लीडर हैं, उनके खिलाफ आरोप लगे हैं, और दिक्कत यह है कि केस तभी बनेगा जब कोई सामने आकर बयान दे उनके खिलाफ, लिटरली। यस। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं? क्योंकि सारा शहर इनका ही है, कि सारे स्कूल कॉलेज जितनी भी संस्थाएं हैं सब इनकी ही चलती है यहाँ पे। तो उनको एक बयान की तलाश है, लेकिन ये बड़ी सीधी कहानी हो जाती कि अगर एक बहुत ही महान आदमी आते हैं दिल्ली से और लोग बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे हैं, किसी से बुलवा दे और केस बना दे। बट कहीं इरादा ये था कि शायद मैं बड़े शहर से होता तो ऐसा ही करता कि एक बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर दिल्ली से आता है और वो बुलवा के चला जाता है। बट मेरी जो एक मेरा इरादा या मेरी नीयत कह लीजिए, वो ये था कि हम इस समाज को समझे कि इस शहर में लोग बोल क्यों नहीं रहे, और जो नहीं बोल रहे वो कौन से लोग हैं। नहीं तो बहुत ही आसान होता है ना, आप उन्हें जज कर दो, मतलब आपके खिलाफ कुछ नाइंसाफी हुई है तो यू मस्ट स्पीक अप। ये तो बिल्कुल आज का आदर्श तरीका यही है ना। बट पॉइंट ये है कि टू बी एबल टू स्पीक अप, दैट्स अ प्रिविलेज। अगर आपकी जिंदगी दांव पे लग जाए टू बी एबल टू स्पीक अप, तो विल यू स्पीक अप? दैट्स द क्वेश्चन दैट द फिल्म रेजेस। तो ये शायद कहीं ना कहीं मेरा छोटे शहर से होना, इस समाज जिसकी मैं कहानी कह रहा हूँ, जिसकी कहानी सुनाना चाहता हूँ, शायद मेरा कहीं हजारीबाग या जमशेदपुर जैसे शहरों में रहना, यहाँ की दुनिया को करीब से देखना, ये मुझे इसके लिए हेल्प करता है। आपके बिल्कुल पहले सवाल का जवाब शायद अभी मिल रहा है। जवाब यस यस। नहीं सो तो सर आई वुड लाइक टू, हाँ सर प्लीज प्लीज। हाँ, नहीं तो बहुत ही आसान है कि आपके खिलाफ कुछ बुरा हो रहा है यार, बोल दो। बट आप रेडी हो कंसिक्वेंसेस के लिए, हो। और कंसिक्वेंसेस मतलब आप किनकी बात कर रहे हो? इस शहर की महिलाएं हैं, जिनकी ज्यादातर महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, जो घर में हाउसवाइफ हैं, जिनके पति किसी ना किसी ऐसे संस्थान में काम करते हैं जिसका उस महान आदमी से लेना देना है। तो जो काफी हद तक रियलिटी के करीब है, जो रिसर्च हमने किया इस घटना के बारे में, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे रहते हो ना बम्बई दिल्ली में, ऐसे बड़े शहरों में, तो लोग यहाँ के लोग कई बार आपको जज करते कि व्हाई डोंट यू स्पीक अप, ऐसा हुआ आपके साथ, प्रोड्यूसर ने आपको पैसे नहीं दिए, आपसे फ्री में काम करा लिया। बट आप जब कहीं से ऐसे भाग के आते हो तो आपको पहले जगह बनानी पड़ती है, तो बहुत सारे समझौते आपको शायद करने पड़ते हैं। तो
मुझे लगा कि ये फिल्म किसी और की कहानी नहीं कह रहा, मैं एक लेवल पे अपनी खुद की भी कहानी कह रहा हूँ। सो आप केन्स जैसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्शन कमेटी और क्रिटिक जूरी का भी हिस्सा रह चुके हैं। इस बार जब आपने खुद की फिल्म के साथ एज अ फिल्म मेकर के रूप में दूसरी तरफ है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, और आपके काम को जजेस जज कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? यार बहुत मजा आया एक्चुअली वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जाकर के। और आप जैसे अब आपको ये है ना, इतना टाइम लगता है फिल्म देखने बनाने में। तो अभी तब तक आई थिंक 7-8 साल हो चुके थे कि आप एक आइडिया के साथ जी रहे हो इतने टाइम तक। फिर स्टेप बाय स्टेप वो आइडिया धीरे धीरे ना पेपर से निकल के स्क्रीन पे आया है। छोटे से स्क्रीन पे आप बैठ के एडिट कर रहे हो, साउंड कर रहे हो, अलग अलग रूप में आपने देखे हैं। बट कहीं दिल में यही एक वो तमन्ना होती है कि एक दिन आप ऑडियंस के साथ बैठ के देखोगे फिल्म। यस। तो काफी वो एक्साइटिंग टाइम था। मुझे लगता है कि क्रिटिक होना आसान है, कि जब आप दूसरों के काम को जज कर रहे होते हो। बट ये एक बहुत इमोशनल सा मोमेंट होता है कि जब आपने पहली बार अपनी फिल्म ऑडियंस के साथ बैठकर देखते हो। और हम तो उस मामले में बहुत ही यादगार भी था, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे उस स्क्रीनिंग में। हमारे मतलब हमारे देश की नहीं, दुनिया की भी वन ऑफ द लीडिंग फिल्म दीपा मेहता थी। हाँ, तो दीपा मेहता स्क्रीनिंग के बाद हमें अपने घर लेकर गई। वो टोरंटो में ही रहती है और उन्होंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। और जैसे मैं उनके घर गया ना, उन्होंने ऐसे दोनों हाथ से मेरे हाथ पकड़े, 5 मिनट तक वो बातें करती रही फिल्म के बारे में अच्छी अच्छी, कि बिल्कुल रोना ही निकल गया। मैंने बस उनके गले लग के मैं रोने लगा। एंड शी वाज लाइक, तो ये काफी एक शायद इस पूरे प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आप इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि अ, अभी भी हालांकि हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है। जब तक फिल्म जनता के लिए बाहर नहीं आ जाती तब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हुई। कहीं यस। प्रोसेस का एक पार्ट अभी भी बचा है। लेकिन जब पहली बार दुनिया देखेगी आपकी फिल्म को, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ भी है, बट कहीं तो एक टेंशन भी है मुझे। यस। मुझे याद है कि टोरंटो में बाहर ऐसे लाइन लगी थी ऑडिटोरियम के बाहर। वो और बहुत 2-4 लोग थे, हमारी टीम के काफी सारे लोग गए थे। एक हमारी टीम की असिस्टेंट डायरेक्टर भी थी। अ, मैंने उनसे पूछा ये हमारी पिक्चर देखने आए? तो हाँ, ये हमारी पिक्चर के लिए लाइन लगी। मतलब सीरियसली ये दूसरे वाले स्क्रीन के लिए तो नहीं लगी है? तो हमने जाके क्रॉस चेक किया कि हाँ हाँ, नहीं ये लोग हमारी पिक्चर ही देखने आए। तो बहुत मजा आता है। बट ना ऐसे में आजकल घड़ियों में वो होता है ना, आपको पल्स रेट आते रहते हैं। वैसा कुछ एक आई थिंक है कि 120। अचानक मुझे ऐसे अलर्ट आ रहा है कि मेरा हार्ट रेट कोई बिल्कुल 100 बढ़ा के दें। ऊपर चल गया है। क्योंकि पता नहीं, सबसे बड़ा डर ये होता है कि पिक्चर शुरू हुई और लोग एक एक करके उठ के जाने लगे, तो यू यू हैव नॉट, ये हुआ नहीं है, पिक्चर देखी नहीं कभी लोगों। जिन लोगों ने देखी है वो वही लोग हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है। तो आपने बनाइए। तो यू कैन बी ऑब्जेक्टिव अबाउट योर ओन वर्क। हम्म। इस जनता को कोई लेना देना नहीं है आपकी फिल्म से। और फिल्म फेस्टिवल है, मतलब पैरेलल 50 स्क्रीनिंग्स चल रही है। तो यस। फटाफट 5 मिनट में लोगों ने जज किया आपकी फिल्म को, दौड़ के बाजू के स्क्रीन में बैठ गए। तो डर आधे टाइम तो मैं पहले 10-15 मिनट तक मैं बैठा रहा कि यार कोई जा तो नहीं रहा है। मैं और मेरे एक्टर से हम लोग यही बात करते हैं, यार चलो हाँ, कोई नहीं गया, अभी तक कोई नहीं गया, यहाँ तक अब तो रह जाएंगे लोग। तो धीरे धीरे फिर ये समझ में आने लगा, वो ये फिल्म लोग ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फिल्म में छोटे छोटे डिटेल से। तो बहुत ही एक शायद इसके लिए फिल्म बनाते हैं आप, इसी दिन के लिए कि जब आपको ये अनुभव हो, ये एक्सपीरियंस हो। So now, who is your favorite filmmaker? Whom do you feel that is your role model? or any film जो आपको लगा कि yes, it's worth watching and it has become a mirror to you, to who or how the filmmaker you will become in the upcoming days? मैं बिल्कुल उनके आसपास भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे फिल्म जिनको आप बहुत ही एडमायर करते हैं। जी। एक असगर फरहदी, जिनकी पिक्चरें Okay. आपने देखी होंगी कि बिल्कुल थ्रिलर होती हैं उनकी फिल्में। आप सेपरेशन देखिए या हीरो देखिए। वो फिल्में बिल्कुल जो एक्सेसिबल हो आम जनता के लिए, कि आप एक बार
देखना शुरू करें तो उठ ना पाए, लेकिन वो फिल्में सिर्फ एक ऐसी फिल्म ना हो जो ना आप थिएटर में ही भूल कर फिर आप घर चले आए। ऐसी फिल्म जो आपके साथ थिएटर से निकल के आपके साथ आपके घर जाए और थोड़ा तो आपको परेशान करे। जो अनुभव मुझे जमशेदपुर के उस सेंटर फॉर एक्सीलेंस के वो 70 सीटर छोटे से ऑडिटोरियम में डिस्क्रीट चामू भूजवा जी ने जो दिया था, ये फिल्म देख के समझ में नहीं आई फिल्म में क्या हुआ। हाँ, बट मैं सारी रात सो नहीं पाया, सोचता रहा उस फिल्म के बारे में। वो उसके मैं कुछ इतना 5% भी कर पाऊं कि एक तो आपको इंगेज कर पाऊं पूरी फिल्म में, और साथ में आप फिल्म से बाहर निकल के भी बाहर ना निकल पाए, फिल्म आपके भीतर रह जाए थोड़ी सी, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो असगर फरहदी हैं, एक रशियन फिल्म मेकर है जिनका नाम ना मैं ले ही नहीं पाता, पहला नाम आंद्री है। तो उन्होंने पिक्चर बनाई है लवलेस, उन्होंने पिक्चर बनाई है लवाइथन। और तो अभी बहुत एक्साइटिंग टाइम है, बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हमारे टाइम में चल रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं। मैं एक का नाम लूंगा तो अभी सबका नाम लेना पड़ेगा एक साथ, तो इसके लिए सिर्फ इंटरनेशनल नाम ही ले रहा हूँ। आपने इम्तियाज अली में पता है, Definitely, yes. मुझे यहाँ आके पता चला, या वहां ही कभी पता चला था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ये उनके परिवार के ट्रस्ट का कॉलेज है। Trust का college है, yes. He belongs from the trustee. और यही नहीं, जिंदगी में पहली स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप इम्तियाज अली ने ली हमारे लिए। तब उनकी एक भी फिल्म नहीं आई थी, हम जानते भी नहीं थे कि वो कौन सी वो कौन है, सिर्फ इतना मालूम था कि हाँ वो डायरेक्टर हैं। तो मोस्टली आई थिंक उन्होंने टीवी किया था। और सबसे मजे की बात, अभी मैं देख कर आया उनकी फिल्म मैं वापस आऊंगा, वापस तो हमने दिन भर का एक वर्कशॉप किया था। वो वर्कशॉप में हम लोग एक स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे थे साथ में, थोड़ा परफॉर्मेंस से और थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू ऐसे। तो उस कहानी का मकसद बिल्कुल यही था कि दो प्रेमी जुबली पार्क में बैठे हैं और शहर में दंगा छिड़ गया। तो मुझे ये अभी मैं वापस आऊंगा देखकर कहीं तो ये चीज लग रहा था कि थीमेटिकली हमने जो वर्कशॉप किया था पता नहीं कितने साल पहले, 20-25 साल पहले, डेफिनेटली ये वही कहानी है। तो बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो अलग अलग मायने में आपको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि फिल्म बनाना सिर्फ एक प्योरली आर्टिस्टिक काम ही नहीं है। आपको थोड़ा देश समाज में समझना पड़ता है। और शायद जैसे बहुत आसान होगा कहना कि हम मैं ये कह के बैठ जाऊं कि यार ऑडियंस ही नहीं है यहाँ पे, बट ईरान में फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं है, बट ईरान के लोग क्या पिक्चरें बना रहे हैं। हाँ, तो कहीं ये सारे लोग आपको इंस्पायर करते हैं कि आपकी जो भी कमियां हैं या आप जिनको कह रहे हैं कि ये अड़चने हैं आपके रास्ते में, हाउ टू ओवरकम दैट एंड मेक द फिल्म दैट यू वांट टू बिलीव इन, एंड अल्टीमेटली बी प्रिपेयर्ड टू फेस द ऑडियंस। Thank you, sir. And my last question will be that you are someone who started from a small town. गांव आपने कहा जैसे कि it was a village from where you started. You built an independent platform from nothing, from scratch. And then it took you decades to make your films, one film, then the other film. What would you tell young journalists, filmmakers in a place like Jamshedpur trying to build a similar life like you have? तो पहले तो मैं बिल्कुल ये ना ह्यूमिलिटी में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि आई हैव अराइव्ड एनीवेयर। आई एम स्टिल, ये सफर चल रहा है अभी। दो फिल्में बनाई हैं, दो चार स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, और व्हाट आई एम मीनिंग टू से द बेस्ट इज अहेड ऑफ मी, इट्स नॉट बिहाइंड मी। अभी बहुत सारा काम करना है, और ऐसा काम करना बाकी है कि मैं बोलूँ हाँ मेरा दिल भर गया, मुझे जो कहना था वो कह दिया। ऐसा हुआ नहीं अभी तक। तो मैं लगातार दिन रात लिटरली नहीं, बट लाइक दिमाग में फिल्में चलती रहती हैं, मैं लिखता हूँ। तो जब मैं जमशेदपुर में रहता था या जब मैं हजारीबाग में रहता था, तब से अभी तक दुनिया बदल चुकी है बिल्कुल। तो जो लोग वहां बैठकर फिल्में बनाने के बारे में सोचते हैं या जर्नलिज्म के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है कि उनको ना टेक्नोलॉजी से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल, दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अभी Tech savvy. यस, अभी आप देख रहे हो हॉलीवुड की फिल्में आई हैं, ऑब्सेशन और एक और फिल्म है, ये 19 साल के फिल्म मेकर ने बनाई, ऐसी 20s के फिल्म मेकर ने बनाई है।
और इनको स्टूडियो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिला कि इन्होंने यूट्यूब पे बना के लगाई ये फिल्में। हाँ, तो हमारा टाइम था जब सीरियसली कि मैं जमशेदपुर में फिल्म स्कूल उस कॉलेज में पढ़ते हुए वहां पे फिल्म सोसाइटी थी, इसके बाद भी कि आपको अगर कोई फिल्म देखनी है ना तो सालों साल वेट किया मैंने सिंपल सत्यजीत रे की फिल्म देखने के लिए सालों साल वेट किया है कि तब मैं दिल्ली भी आ गया, दिल्ली एनएफडीसी गया, उन्होंने बोला कि नहीं अभी वो ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, हमने वीएचएस कैसेट्स बनाने बंद कर दिए, डीवीडी लाने वाले हैं। तो सबसे पहले मुद्दा था एक्सेस का। अभी एक्सेस कोई अड़चन नहीं है, आप दुनिया की सारी फिल्में, आप थोड़े टेक सेवी हैं तो सारी दुनिया में उपलब्ध है, इंटरनेट है आपके पास, और सारा ज्ञान भी कि आपको बड़े से बड़े डायरेक्टर्स की बात सुननी है, आप टोरंटो नहीं जाइए तो वहां के सारे मास्टर क्लासेस आप ढूंढेंगे, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी कि क्या बात थी। लोगों तक पहुंच पाना भी आसान। मुझे लगता है कि आज फिल्म बनाने के लिए किसी को बंबई आने की जरूरत नहीं है, आपके पास कैमरा है, हर किसी के पास कैमरा है, ये फोन है जिसमें 4K कैमरा है, जिसमें बहुत अच्छा साउंड रिकॉर्डर है, और आपके पास दुनिया की सारी फिल्में उपलब्ध हैं। और मैं एक बहुत महान फिल्म मेकर को कोट करूंगा, मैं ऐसे कभी 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 पढ़ाता भी हूँ ऐसे। तो इसी बाइट के साथ मैं शुरू करता हूँ। अकीरा कुरोसावा का एक इंटरव्यू है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, जापानीज में बोल रहे हैं वो, सबटाइटल लिखा है कि यही एडवाइस अकीरा कुरोसावा से पूछता है कोई कि नए फिल्म मेकर्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे। तो अकीरा कुरोसावा का एडवाइस ये है कि आप लिखो, लिखना सीखो, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखना है वही ये आइडिया है कि आप अपनी फिल्म को पहले पेपर पर बना रहे हैं, तो पेपर पे फिल्म बनाना किसी भी मायने में बहुत ही ना रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है देन मेकिंग एन एक्चुअल फिल्म। बट आज के जमाने में ये बाधा भी नहीं है, आप एक्चुअल फोन पे फिल्म बना लो, कंप्यूटर पे दाविंची रिजॉल्व फ्री में मिलता है, आप ग्रेड भी कर लो सब कुछ। तो आप फिल्म बनाना सीखने का एक ही तरीका है, आप कोई भी फिल्म स्कूल जाओ, आपको फिल्म बनाना सिखाया जाता है। कैसे फिल्म बनाते हैं आप छोटी फिल्म बनाते हैं, आप एक कंटिन्यूटी एक्सरसाइज करते हो, ये एक्सरसाइज करते हो, तो आप छोटी छोटी फिल्में बना के फिल्म बनाना सीखते हो। तो आप बी योर ओन फिल्म स्कूल, अगर चले जाओ तो अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं जाना चाहिए, बट ना भी जा पाओ, सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं, सारी फिल्में मौजूद है, पिक्चरें देखो दबा के दिन रात, पढ़ो, सब कुछ पढ़ जाओ और पिक्चरें बनाओ, दोस्तों यारों के साथ मिलकर बनाना शुरू करो, बिल्ड एन ऑडियंस, आप अपनी भाषा में बनाओ। ये भी कि आप जमशेदपुर में आप कोठा में बनाओ, भोजपुरी में बनाओ, आप नगपुरिया में बनाओ, आप मैथिली में बनाओ, बंगाली में बनाओ, बंगाली तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में, बट बंगाली का एक डायलेक्ट है जो मैंने देखा कि वहीं पे बोलते हैं लोग, पुरुलिया में जैसे बोलते हैं। वो तो अभी बंगाली ऐसा नहीं कि एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो ये फायदा है आज के जमाने में कि आप ना बिल्कुल एक लोकल ऑडियंस के लिए फिल्म बनाओ और धीरे धीरे आप एक कम्युनिटी डेवलप करो, तो अच्छी फिल्म बनाओगे तो आपके पास लोग दौड़ दौड़ के आएंगे, आपको बम्बई आने की जरूरत नहीं, बम्बई आएगा अभी आपके पास। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपकी आने वाली फिल्म, आने वाली फिल्म्स और आपकी लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ पॉडकास्ट मास्टरमाइंड्स, एंड आई वाज ओलिविया विश्वास, एंड ऐसे ही और इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग लोगों की जर्नी, लाइफ के बारे में जानने के लिए डू फॉलो टाउन पोस्ट, एंड टिल देन कीप योर माइंड बॉदर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।